हेलो गाइज, एवीएस की पाठशाला में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम क्लास 12 के रासायनिक बलगतिकी चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे और ये इसका पार्ट 8 है। इससे पहले हम 7 वीडियो जिस पर अपलोड कर चुके हैं। अगर वो वीडियोज आप लोगों ने अभी तक नहीं देखे हैं तो उनका लिंक आपको ऊपर आई बटन पे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां जाके उन वीडियोज को देख सकते हैं। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है विभिन्न कोटिकीय अभिक्रियाएं, क्योंकि पिछले वीडियोज में हम लोग अभिक्रिया की आणविकता और कोटि के बारे में बात कर चुके हैं। तो हम ये जानते हैं कि अभिक्रियाएं कोटि के आधार पर कई प्रकार की हो सकती हैं। जैसे कि अगर किसी अभिक्रिया की जो कोटि है यानी कि ऑर्डर वो अगर 0 है तो उससे हम लोग शून्य कोटि की अभिक्रिया या 0 ऑर्डर अभिक्रिया कहते हैं। अगर उसकी ऑर्डर 1 है तो उसे हम लोग प्रथम कोटि की अभिक्रिया या फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं। तो इन रिएक्शंस के बारे में अब हम अलग से बात करेंगे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं शून्य कोटि की अभिक्रिया के बारे में। सबसे पहले अब हम ये जान लेते हैं कि आखिर शून्य कोटि की अभिक्रिया क्या है और इसकी डेफिनेशन क्या होगी। तो यहाँ पे क्योंकि हम लोग कह रहे हैं जो अभिक्रिया की कोटि है वो शून्य है, यहाँ पे लिखा है शून्य कोटि की अभिक्रिया। और कोटि क्या होती है अभिक्रिया की, ये हम पिछले वीडियोज में बात कर चुके हैं कि जो अभिक्रिया की कोटि होती है वो अभिकारक अणुओं की वह संख्या होती है, अभिकारक अणुओं की वह संख्या जो अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करती है, यानी कि अभिक्रिया के वेग को घटा सकती है या बढ़ा सकती है। उस अभिकारक अणुओं की वही संख्या अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। अब यहां ध्यान देने वाली बात क्या है, बात यह है कि यहां लिखा है शून्य कोटि, यानी कि अभिकारक अणुओं की संख्या का, यानी कि अभिकारक अणु की सांद्रता का अभिक्रिया के वेग पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। और अगर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है तो ऐसी ही अभिक्रिया कही जाती है शून्य कोटि की अभिक्रिया। अब अगर इसके अकॉर्डिंग देखें तो डेफिनेशन क्या लिखेंगे, डेफिनेशन ये हो जाएगी हमारी कि वह अभिक्रिया जिसके वेग पर, वह अभिक्रिया जिसके वेग पर अभिकारक अणु की सांद्रता का कोई प्रभाव ना पड़ता हो। पूरी डेफिनेशन यही लिखी हुई है, आप शॉर्ट में समझ सकते हैं और याद रख सकते हैं कि वह अभिक्रिया जिसके वेग पर अभिकारक अणुओं की सांद्रता का कोई प्रभाव ना पड़ता हो शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इस अभिक्रिया से बनता है वो है शून्य कोटि की अभिक्रिया का समाकलित वेग नियम। शून्य कोटि की अभिक्रिया का समाकलित वेग नियम। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले कोई एक अभिक्रिया मान लेते हैं कि माना कोई एक अभिक्रिया है जिसमें उसका अभिकारक, सपोज एक अभिक्रिया है A, जिसमें ये अभिकारक A किसमें परिवर्तित हो रहा है, उत्पाद में। अब ये अभिकारक A उत्पाद में परिवर्तित हो रहा है तो इसके बारे में पीछे हम लोग बात कर चुके हैं कि जब t बराबर 0 होगा यानी शून्य समय पर अभिकारक A की सांद्रता माना A होगी। अब अगर ये सांद्रता A है तो इसको एक और तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इन लार्ज ब्रैकेट A एंड नॉट। अब इसका मतलब क्या हुआ, बता चुके हैं कि बड़े ब्रैकेट में क्या लिखा जाता है, सांद्रता लिखी जाती है। तो 0 क्या बता रहा है कि कंसंट्रेशन एट टाइम 0 या इनिशियल कंसंट्रेशन। ये जो A है ये क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन है, यानी कि प्रारंभिक सांद्रता। ये A या A नॉट ये क्या है, प्रारंभिक सांद्रता है। तो यहां से अब अगर हम t बराबर t की बात करें यानी कि t समय पश्चात जो अभिकारक A की मोलर सांद्रता होगी वो क्या हो जाएगी, A माइनस x हो जाएगी। यहाँ पे x क्या है, जो अभिकारक अणुओं की जो कुछ मात्रा उत्पाद में परिवर्तित हो चुकी होगी। और यहाँ पे x की वैल्यू क्या है,
जीरो। इनिशियल स्टेट में जो x की वैल्यू है वो क्या है, जीरो है, यानी कि अभी कोई भी मात्रा अभिकारक अणु की उत्पाद में परिवर्तित नहीं हुई है, यानी अभिक्रिया अभी आरंभ नहीं हुई है। तो A 100% है और जरा सी भी इसकी मात्रा उत्पाद में परिवर्तित नहीं हुई है। ठीक है, अब यहां से अगर हम देखें तो इस अभिक्रिया के लिए अभिक्रिया का वेग नियम क्या होगा और अभिक्रिया का वेग क्या होगा। तो पिछले वीडियोज में हम बता चुके हैं कि अभिक्रिया के वेग को दो तरह से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। पहला तरीका है dx/dt और दूसरा तरीका है -d कंसंट्रेशन ऑफ A अपॉन dt। यहाँ पे माइनस साइन क्यों लगा हुआ है ये भी बता चुके हैं कि ये A के विघटन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो क्योंकि अभिक्रिया के वेग को दो तरह से लिख सकते हैं, इसलिए अभिक्रिया के वेग का जो समाकलित वेग नियम है उसको भी हम दो तरह से डिराइव कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं मेथड नंबर 1। पहले मेथड में हम अगर देखें तो जो अभिक्रिया का वेग dx/dt है, तो वेग नियम क्या कहता है कि किसी भी अभिक्रिया का वेग उसकी अभिकारक की सांद्रता की n घात के समानुपाती होता है। यहाँ पे n क्या है, अभिक्रिया की कोटि। पिछले वीडियोज में हम ये जान चुके हैं। अब यहाँ पे हमारी जो n की वैल्यू है वो क्या है, जीरो है। क्यों, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं शून्य कोटि की अभिक्रिया। अब अगर हम शून्य कोटि की अभिक्रिया कह रहे हैं तो n की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। तो अभिक्रिया का वेग नियम क्या होगा, r बराबर dx/dt। इसी को लिख सकते हैं k a की पावर n होता है ना यहाँ पे, n की वैल्यू क्या है, जीरो। तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ये है हमारा समीकरण 1 जो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वेग नियम। किसके लिए, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए। समीकरण 1 शून्य कोटि की अभिक्रिया का वेग नियम है। अब क्योंकि a की पावर जीरो को हम लोग 1 लिखेंगे, क्योंकि किसी भी क्वांटिटी की पावर अगर जीरो हो तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 1 के इक्वल हो जाती है। तो यहां से जब a की जगह पे 1 पुट करेंगे तो dx/dt क्या हो जाएगा, k के बराबर हो जाएगा, यानी कि dx = हो जाएगा k dt। इसको हम इक्वेशन 2 कह देते हैं। ये वेग नियम का मॉडिफाइड रूप हो गया। अब यहां से हम आगे बढ़ेंगे तो लिखेंगे समीकरण 2 का समाकलन, यानी कि इंटीग्रेशन करने पर, समीकरण 2 का समाकलन करने पर, समाकलन यानी कि इंटीग्रेशन। जो लोग मैथमेटिक्स से हैं वो लोग अच्छे से जानते होंगे समाकलन क्या होता है। समाकलन में ये जो dx वैल्यू है ये x के बराबर होती है और प्लस c जो है ये एक नियतांक है जो समाकलन के बाद जोड़ा जाता है। इसकी वैल्यू आगे हम फाइंड आउट करते हैं। यानी कि किसी भी क्वांटिटी का अगर हम समाकलन करते हैं तो यहाँ पे जो dx है, dx की वैल्यू क्या हो जाती है, x हो जाती है। तो यहां से समाकलन लिखेंगे dx = ये k क्या है, k एक नियतांक है और किसी नियतांक का समाकलन नहीं होता, वो समाकलन से बाहर रखा जाता है। तो ये हो जाएगा k और समाकलन dt। यहाँ पे dx का समाकलन होगा और यहाँ पे dt का समाकलन होगा। अब ये जो वैल्यू है यहां से dx की वैल्यू क्या हो जाएगी, x हो जाएगी और यहाँ पे k रहेगा और dt की वैल्यू हो जाएगी t। और इस पूरी क्वांटिटी में हम क्या जोड़ देंगे, c जोड़ देंगे। अब अगर हम बात करें कि जब t बराबर 0 था, सिंस t = 0, तो जब t बराबर 0 था तो x की वैल्यू हमारी क्या थी, 0, यानी कि कोई भी उत्पाद अभिक्रिया में पार्टिसिपेट नहीं किया था और उत्पाद में फॉर्मेशन नहीं हुआ था उसका। तो यहां से जो t बराबर 0 पे x की वैल्यू होगी वो भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ये वैल्यू अगर हम यहाँ इस इक्वेशन में पुट करें तो t बराबर 0 होगा तो ये पूरी क्वांटिटी 0 हो जाएगी और x बराबर 0 तो ये भी 0 हो जाएगी। यानी कि c की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। और इस c की वैल्यू अगर हम इस इक्वेशन में पुट करें तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, kt। x बराबर क्या आएगा, kt।
इस इक्वेशन को हम इक्वेशन 3 कह देते हैं। यही इक्वेशन 3 जो है, समीकरण 3 ही शून्य कोटि की अभिक्रिया का समाकलित वेग नियम। इस समीकरण 3 को क्या कहा जाता है? शून्य कोटि की अभिक्रिया का समाकलित वेग नियम। इसी को इस तरह भी लिखा जा सकता है, x/t = k। इस तरह से भी कुछ बुक्स में दिया जा सकता है। ठीक है, अब ये तो था मेथड 1, जब हम r को लिख रहे थे dx/dt के रूप में। अब अगर r को a के विघटन की दर के रूप में दिखाया जाए, अगर r बराबर ये लिखा जाए -d कंसंट्रेशन ऑफ a अपॉन dt इज इक्वल टू, अब यहां पे क्या लिखेंगे? यहां लिखा जाएगा k एंड कंसंट्रेशन ऑफ a की पावर 0। सेम चीज यहां भी लिखेंगे। अब क्योंकि जानते हैं कंसंट्रेशन ऑफ a इनिशियल, अगर वहां पे जो इनिशियल लेवल है उस टाइम पे अगर हम उसकी पावर 0 कर दें तो वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। यानी कि -d कंसंट्रेशन ऑफ a अपॉन dt, इसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? k के बराबर हो जाएगी। ये इक्वेशन 1 था जो सामान्य वेग नियम है। अभी पीछे ही प्रूफ में हम बता चुके हैं कि इस तरह अगर लिखा हुआ है तो ये सामान्य रूप से शून्य कोटि की अभिक्रिया का वेग नियम है। ये दूसरा तरीका है रिप्रेजेंट करने का। मेथड नंबर क्या है? 2। और अगर a की पावर 0 है तो ये वैल्यू 1 हो जाएगी और -da/dt हो जाएगा k के। तो यहां से -d कंसंट्रेशन ऑफ a इक्वल टू किसके हो जाएगा? k dt के। और इस इक्वेशन यानी 2 को अगर हम क्या कर दें? इंटीग्रेट कर दें, यानी कि इसका क्या कर दिया जाए? समाकलन कर दिया जाए। तो समाकलन करेंगे तो माइनस समाकलन ऑफ dA इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ k बाहर रहेगा dt। यहां से वैल्यू क्या आएगी? ये हो जाएगा माइनस कंसंट्रेशन ऑफ a इज इक्वल टू kt प्लस c। अब फिर से वही बात, जब t बराबर 0 था तो यहां से ये जो कंसंट्रेशन ऑफ a है ये किसके बराबर थी? जब t बराबर 0 था तो ये जो a है कंसंट्रेशन ऑफ a ये किसके बराबर थी? इनिशियल कंसंट्रेशन के बराबर थी, यानी कि कंसंट्रेशन एट 0 टाइम। ये वैल्यू अगर हम यहां पुट करें तो ये हो जाएगा -a0 और t की वैल्यू 0 है तो ये टर्म हमारा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो a0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? यहाँ पे प्लस c है तो इक्वल टू हो जाएगा c के। अब ये जो c की वैल्यू आई है, इस वैल्यू को हम कहां पुट कर सकते हैं? यहाँ पे इस इक्वेशन में। इस इक्वेशन में अगर हम c की वैल्यू पुट करते हैं तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी? यहाँ थोड़ा छोटा करके लिख दे रहे हैं, आप लोग ध्यान से देख लेना। ये -a इक्वल टू क्या हो जाएगा? kt। और ये प्लस c की जगह पे क्या पुट करेंगे? -a0। ये वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। अगर हम ये c की वैल्यू यहाँ पे पुट करें तो kt क्या होगा? 0। क्यों? क्योंकि t बराबर क्या है? 0। तो a की वैल्यू ये आई थी, ये यहां से आई हुई है वैल्यू। सही से समझ लीजिएगा। ये इक्वेशन एनसीईआरटी बेस्ड जो क्वेश्चंस बनते हैं उनके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे अब ये वैल्यू पुट की तो ये जो इक्वेशन आई है ये भी शून्य कोटि की अभिक्रिया का समाकलित वेग नियम है। इसी को इस रूप में भी लिख सकते हैं कि इस पोर्शन को अगर हम इक्वेशन के इस साइड में लेके आए लेफ्ट हैंड साइड पे और इस -a को राइट हैंड साइड लेके जाए तो क्या हो जाएगा? ये वैल्यू इधर आएगी तो ये हो जाएगा a0 इक्वल टू kt प्लस कंसंट्रेशन ऑफ a। ये जो इक्वेशन है यानी इक्वेशन नंबर 3 दोनों रूपों में लिखी जा सकती है। इसी इक्वेशन को कहा जाता है शून्य कोटि की अभिक्रिया का समाकलित वेग नियम। आइए अब हम लोग देखते हैं शून्य कोटि की अभिक्रियाओं के विशेष लक्षण, यानी कि शून्य कोटि की अभिक्रियाओं तो वे कौन कौन से गुण हैं जिन पर क्वेश्चन बन सकते हैं। सबसे पहला जो गुण होता है इनका
वो है शून्य कोटि की अभिक्रिया निम्न समीकरण का पालन करती है। दोनों समीकरण ही पीछे हम लोग अभी अभी प्रूफ कर चुके हैं। पहला समीकरण था x इक्वल टू के टी या k इक्वल टू एक्स अपॉन टी, किसी भी तरह से इसको लिख सकते हैं। एक तो ये समीकरण हो गया और दूसरा समीकरण था माइनस ए इक्वल टू के टी माइनस ए नॉट, ये समीकरण 2 था। इन दोनों समीकरणों का शून्य कोटि की अभिक्रिया पालन करती है। इस वाले समीकरण को दो और तरीके से लिखा जा सकता है। अगर इन दोनों टर्म्स को इधर और आपस में एक्सचेंज करें, इस टर्म को इधर ले आए और इसको इधर ले जाएं, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, ए नॉट इक्वल टू के टी प्लस ए हो जाएगी। और अगर इसी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो माइनस से मल्टीप्लाई करने पर यही इक्वेशन बन जाएगी ए इक्वल टू के टी, और ये माइनस में हो जाएगा और ये हो जाएगा प्लस कंसंट्रेशन ऑफ ए एट 0। ये जो इक्वेशन बनी, इस इक्वेशन पे बेस्ड क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। अब यहां से अगले पॉइंट पे चलते हैं। जो हमारा अगला पॉइंट है वो है कि जब अभिक्रिया में अभिकारक की सांद्रता और टाइम, जब इन दोनों के मध्य ग्राफ खींचते हैं हम, यानी कि अभिक्रिया में अभिकारक की सांद्रता और अभिक्रिया के टाइम के मध्य जब ग्राफ खींचा जाता है तो क्या होता है, ये यहां पे देखिए, यहां पे लिखा हुआ है कि जब कंसंट्रेशन ऑफ ए और टाइम के बीच में ग्राफ ड्रा करते हैं तो हमें एक इस प्रकार का ग्राफ मिलता है, जिसमें ये जो पॉइंट है ये अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता है। ये जो अंतःखंड होता है ये किसके बराबर आता है, इसी सांद्रता के बराबर आता है। ये जो स्लोप है, स्लोप यानी कि tan थीटा, इस रेखा का झुकाव जो होता है ये माइनस के बराबर होता है। यहाँ पे इस एक्सिस पे हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ ए, और इस एक्सिस पे टाइम रिप्रेजेंट किया जाता है। बस इस ग्राफ में ये वैल्यूज आई कहां से, ये ध्यान देने वाली बात है। हम जानते हैं कि सरल रेखा का जो समीकरण होता है वो क्या होता है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। यहाँ पे y की जगह y पे हम क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अगर ये इक्वेशन हम लोग लिखें कंसंट्रेशन ऑफ A इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस कंसंट्रेशन ऑफ A एट 0, तो जो हमारा अंतःखंड की जो वैल्यू आएगी वो किसके बराबर आई, ए नॉट के। जो एक्स एक्सिस पे है हम क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, किसकी वैल्यू को, टाइम को। वाई पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ ए को, और ये जो के है माइनस के, ये किसके बराबर है, एम के। तो यहाँ पे जो स्लोप है वो माइनस के बराबर है। जो हमारा अंतःखंड है ए नॉट के बराबर है, और इस एक्सिस पे वाई पे हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं ए को और यहाँ पे टी को। तो ये था जब ए और टी के बीच में, कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड टाइम टी के बीच में जब ग्राफ ड्रा करते हैं। अगला जो पॉइंट है शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वो ये है कि शून्य कोटि की अभिक्रिया का वेग जो होता है वह सदैव स्थिर रहता है, यानी कि शून्य कोटि की अभिक्रिया का जो वेग होता है वह कभी भी परिवर्तित नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए अभिकारक की सांद्रता का वेग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। सांद्रता बढ़े या घटे, अभिक्रिया के वेग में कोई परिवर्तन नहीं होता। और ये जो अभिक्रिया का वेग है ये वेग स्थिरांक के मान के बराबर होता है। अभिक्रिया का जो वेग x अपान टी, क्या कहते हैं इसको हम, सांद्रता परिवर्तन x, और ये t टाइम, ये इसकी वैल्यू किसके बराबर आती है, यहां से अगर हम देखें k बराबर क्या होगा, x अपान टी। तो जो अभिक्रिया का वेग होता है वो वेग स्थिरांक के बराबर होता है। अगला जो पॉइंट है कि अभिक्रिया के पूर्ण होने में लगा समय, यानी अगर कोई अभिक्रिया शून्य कोटि की है तो उसके पूरा होने में कितना समय लगेगा। तो सबसे पहली बात कि शून्य कोटि की अभिक्रिया सदैव पूर्ण होती है, मतलब यह कभी अधूरी नहीं रहती।
शून्य कोटि की अभिक्रिया सदैव पूर्ण होती है और इसके पूर्ण होने में लगा समय A/K के बराबर होता है। कैसे? x इक्वल टू हमने क्या पढ़ा? KT। अब अगर अभिक्रिया पूरी तरह से समाप्त हो रही है तो ये जो x की वैल्यू होगी ये पूरी तरह से किसके बराबर हो जाएगी? A के बराबर हो जाएगी, क्योंकि प्रारंभिक सांद्रता हमारी A है, यानी कि A क्या है? हमारा 100% कंसंट्रेशन है। और जब अभिक्रिया समाप्त होगी तो ये पूरा का पूरा A ही उत्पाद में बदल चुका होगा, यानी x की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? A के बराबर हो जाएगी। तो यहां से जो K की वैल्यू आएगी या जो टाइम की वैल्यू आएगी T कितना आएगा? A/K। यानी कि शून्य कोटि की अभिक्रिया सदैव पूर्ण होती है और उसके पूर्ण होने में लगा समय A/K होता है। अब लास्ट पॉइंट है जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयु काल। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है अर्ध आयु काल, यानी कि हाफ लाइफ। अर्ध आयु काल को हम लोग क्या कहते हैं? किस नाम से जानते हैं? हाफ लाइफ। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है T हाफ से, या T 0.5 से, या T 50% से। अब अर्ध आयु, आयु मतलब उम्र, यानी कुल अभिक्रिया कितने समय तक चली, और अर्ध मतलब आधी कितने समय तक हुई। तो यहीं से हम समझ सकते हैं अर्ध आयु काल, यानी किसी अभिक्रिया के अर्धायु काल की परिभाषा है ये कि किसी अभिक्रिया के आधा पूरे होने में लगने वाला समय अर्धायु काल कहलाता है। अब अगर प्रॉपर डेफिनेशन देखें तो क्या कह सकते हैं कि किसी अभिक्रिया में अभिकारक की सांद्रता, किसी अभिक्रिया में अभिकारक की सांद्रता के आधे होने में, अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता के आधे होने में लगने वाला समय क्या कहलाता है? अर्ध आयु काल कहलाता है। सपोज कोई हमारी अभिक्रिया है, जैसे पीछे हम लोगों ने माना है कि A से उत्पाद बन रहा है। इस अभिक्रिया के लिए प्रारंभिक सांद्रता हम मान लेते हैं A है, कब? T बराबर 0 पे। यानी कि जब T बराबर T हाफ होगा, यानी जब अभिक्रिया आधी समाप्त हो चुकी होगी, तो ये A क्या होगा? A से आधा अभिकारक निकल चुका होगा, यानी बचा कितना है? A/2। यानी कि किसी अभिक्रिया में अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता के आधे होने में लगने वाला समय अर्धायु काल कहलाता है। तो यहाँ पे ये आधा जो हो गया, उस टाइम पे सांद्रता कितनी बची? A/2। तो यहां से अगर हम x इक्वल टू क्या देखें? KT से, तो T हाफ बराबर लिख सकते हैं x/K, और यहां पे x की वैल्यू क्या है? A/2। तो यहां से T हाफ की वैल्यू क्या आ जाएगी? A/2K। T हाफ की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? A/2K। क्या कह सकते हैं यहां से? T हाफ की वैल्यू पूरी तरह से किस पे निर्भर करती है? A पे। यानी कि हम लिख सकते हैं T हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A। यानी कि शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए अभिक्रिया का अर्धायु काल अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता के समानुपाती होता है। यानी कि अभिक्रिया के प्रारंभ में अभिकारक की जो भी सांद्रता होगी पूरी तरह से अर्धायु काल उसी पर निर्भर करेगा। तो ये था आज का टॉपिक, शून्य कोटि की अभिक्रिया, शून्य कोटि की अभिक्रिया का समाकलित वेग नियम और उसके विशेष लक्षण। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको हमारे आगे आने वाले वीडियोस समय पर मिलते रहें। धन्यवाद।